इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल क्यों होता है, उसका कोई स्पेसिफिक रीजन। इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल क्यों होता है? एक्चुअली इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल ही होता है। किसने बोला इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है? पहली बात तो देखो, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है, ये आपकी जो हार्दिक चौहान बात है ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आप किस रेफरेंस से बोल रहे हैं, किस टॉपिक, किस कॉन्टेक्स्ट में आप ये बात कह रहे हैं। क्योंकि अपन एटम में इनर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो वो अनस्टेबल ही होते हैं, और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होते हैं। हाँ, एक्साइटेड स्टेट में जाता है तब अनस्टेबल। हाँ, तो दैट्स नाउ यू आर सेइंग द करेक्ट थिंग। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली देखिए अनस्टेबल क्यों हो जाता है एक्साइटेड स्टेट में, ये क्वेश्चन हार्दिक चौहान पूछ रहे हैं। नाउ आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। सपोज सपोज मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियाई है और इसके चारों तरफ ये हमारी ग्राउंड स्टेट है n=1। तो उसकी जो ओरिजिनल एनर्जी है, उसकी जो ओरिजिनल व्हाट वी कैन से, एक मिनट, यस, तो उसका जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है उसका, यस नाउ इट इज क्लियर। तो वो आपका क्या है, n=1 में है। अब वो एक्साइटेड स्टेट में गया, तो एक्साइटेड स्टेट उसका ओरिजिनल ऑर्बिट नहीं है, और वहां पे ऑलरेडी जो है वो जस्ट लाइक एक वेकेंट है वो, ठीक है ना। तो वहां पे जो है उसकी जो एक्साइटेशन एनर्जी है उसको देखे आपने, उसको कहां भेजा है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजा है। तो एक्साइटेड स्टेट में भेजा है तो वहां पे वो अनस्टेबल इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ना होकर क्या हो जाता है, एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने वेल एनर्जी लेवल में डिफाइंड होते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि वो जब अपने वेल एनर्जी लेवल में नहीं होगा, और कहां पे होगा, बेसिकली वो एक्साइटेड एनर्जी लेवल में होगा, तो डेफिनेटली उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि वापस वो ग्राउंड स्टेट में क्या करे, जंप करे। क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियर का फोर्स तो काम कर ही रहा है ना। तो न्यूक्लियर का फोर्स क्या करता है, उसको वापस उसको ग्राउंड स्टेट में खींचता है एक्साइटेड स्टेट में। और इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट यानी इसकी जो ओरिजिनल स्टेट है वो न्यूक्लियाई के पास है, तो वहां पे वो उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है। अब वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो वापस न्यूक्लियाई का फोर्स क्या करेगा, उसको ग्राउंड स्टेट में आने के लिए पुल करेगा, क्योंकि वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है प्रॉपर्ली लग रहा था वो उसके ग्राउंड स्टेट में ही लग रहा था। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों वो ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एक्साइटेड अनस्टेबल हो जाता है। आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये बात हो गई एक। तो हार्दिक चौहान का डाउट मैंने कोशिश की क्लियर करने की। और कल मैंने आपको बताया था कि फिर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन एक ही होता है जो अपने n=1 में रिवॉल्व करता है। अब उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, कुछ एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी लेकर वो कोई एक्साइटेड स्टेट में जाता है। और वहां पे मैंने बताया था कि वो अनस्टेबल, जैसा मैंने बताया कि उसकी जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है, 10⁻⁻8 सेकेंड की उसकी लाइफ होती है। तो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में, इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो जो उसकी लाइफ होती है वो वापिस अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने की टेंडेंसी रखता है। और इसीलिए जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो कुछ रेडिएशंस का क्या करता है, वो एमिशन करता है। और इन रेडिएशंस की जो एनर्जी का जो पैटर्न है, उन एनर्जी पैटर्न को अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक तरह का लाइन स्पेक्ट्रम होता है। लाइन स्पेक्ट्रम मतलब उसमें कुछ ब्राइट लाइंस के बीच में कुछ डार्क स्पेस भी नजर आता है। इसको समझाने के लिए क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल का यूज किया नील्स बोर ने, तभी हम उस डिसकंटिन्यूटी को या डिस्क्रीटनेस को अपन क्लियर कर सकते हैं। यदि अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या रदरफोर्ड मॉडल पे चलेंगे तो वहां पे वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब उसमें कहीं पे भी डार्क लाइंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब स्पेक्ट्रोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है उससे अपन ये लाइंस देखते हैं सारी एनर्जी की, तो वहां पे जब अपन देखते हैं तो वहां पे हमें मिलता है कि ब्राइट लाइंस के बीच में कुछ गैप होता है। तो वो गैप क्यों होता है, तो उसके लिए अपन ने बताया कि भाई 1/λ, जिसको अपन ने बोला था न्यू बार वेव नंबर, कल ये हमारा फॉर्मूला आया था r 1-n1² ये हमारा फॉर्मूला था। यहाँ पे मैं और लगा देता हूँ, और 1/λ को अपन ने न्यू बार बोला था, तो ये फॉर्मूला हमने कल डिराइव किया था। तो यहाँ पे हमारी n1 और n2 की क्या होगी, जो वैल्यूज होगी वो इंटीजर्स में ही पॉसिबल है।
तो डेफिनेटली जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, फिक्स आ जाएगी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो ब्राइट लाइन से उसके बीच में जो गैप आ रहा है उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई N1 की वैल्यू 1 है या फिर 2 ही है, उसके बीच में डेसिमल की वैल्यूज एब्सेंट है, तो लैम्डा की वैल्यूज भी कुछ पर्टिकुलरली तो आएगी, बीच की वैल्यूज जो है वो गायब हो जाएगी जिनके लिए एन डेसिमल होगा। अरे एन की जो वैल्यूज डेसिमल में होगी वो वैल्यूज, उन वैल्यूज के लिए लैम्डा एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो वेवलेंथ वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, इसलिए वहां पे ब्राइट लाइंस के बीच में कुछ गैप हमें नजर आता है। तो इसलिए नील्स बोर क्या करता है, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल का यूज करके इसको जस्टिफाई कर पाता है, किसको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, दैट इज ओके। तो ये था, तो कल मैंने आपको लाइमेन सीरीज के बारे में बताया था और बाउमर सीरीज के बारे में बताया था, और मैंने बताया था लाइमेन सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम का वो एक्साइटेड एनर्जी लेवल से n इक्वल्स टू 1 में आता है। अब वो 2 से 1 में आ सकता है, 3 से 1 में आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, तो क्योंकि एक्साइटेशन कुछ भी हो सकती है ना उसकी, आना उसको कहां पे है, ग्राउंड स्टेट 1 में आना है। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द व्हाट वी कैन से, ठीक है। तो लाइमेन सीरीज, तो लाइमेन सीरीज में बेसिकली ये मैंने बताया था कि जस्ट अगले वाले से आ रहा है तो मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगा, और ये इन्फिनिटी से आ रहा है तो मिनिमम वेवलेंथ मिलेगा। ये आपको मैंने कल बताया था, सबने ध्यान रखना है, सभी सीरीज में आपको ध्यान रखना है। जैसे कि लाइमेन सीरीज में इलेक्ट्रॉन आ कहां पे रहा है, 1 में आ रहा है, तो 1 में आ रहा है तो 2 से 1 में आ रहा है तो मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम एनर्जी, जिस रेडिएशन की वेवलेंथ मैक्सिमम है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हो गई ना, मिनिमम हो गई, एच पर न्यू न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्बडा वाले कंसेप्ट से। और इन्फिनिटी से आएगा तो वेवलेंथ आपकी मिनिमम हो जाएगी और एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। और बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां पे आता है, n इक्वल्स टू 2 में आता है। अब वो 3 से 2 में आ सकता है, 4 से 2 में आ सकता है, एंड लाइक दैट, ठीक है। और इसके बाद एक आता है पाश्चन सीरीज, वी कैन से पाश्चन सीरीज। तो पाश्चन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड एनर्जी लेवल से कहां पे आता है, n इक्वल्स टू 3 में आता है। तो n1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और n2 की वैल्यू आपकी 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, लाइक दैट। तो 1 बाई लैम्डा और न्यू बार दैट विल बी इक्वल्स टू r एंड 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ओके। तो दैट इज 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू न्यू बार, और हम एक ही लिख देते हैं, आपको अंडरस्टूड है कि न्यू बार भी यही है तो एक ही लिख देते हैं, यस। अब यहाँ पे ये तो फॉर्मूला हो गया। अब अपन बात करते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ की। तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए n2 की वैल्यू क्या रखेंगे, जस्ट अगला वाला 4, तो 1 बाई लैम्डा मैक्सिमम ये हो जाएगा आपका r 1 बाई 9 माइनस 1 बाई 4 का स्क्वायर 16, इसको आप सोल्व कर लेंगे तो 16 और 9 का एलसीएम 144 होगा, तो 144 और ऊपर आपका आएगा 25, ठीक है ना, 25 नहीं आएगा, 7 आएगा, फिर 144/7, ठीक है, आई थिंक इट इज करेक्ट। तो लैम्डा मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 144 अपॉन 7r, और इसके लिए मिनिमम एनर्जी होगी, ठीक है, यस, 144/7r भी आएगा, रिडबर्ग कांस्टेंट भी आएगा, ठीक है। और यदि हम बात करना चाहें मिनिमम वेवलेंथ के रेडिएशन की, तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए n2 विल बी इंफिनिटी। तो 1 बाई लैम्डा मिनिमम वी कैन से, आई थिंक इट इज विजिबल, यस, 1 बाई 9 अपॉन 1 माइनस इंफिनिटी, ये 0 हो गया, तो लैम्डा मिनिमम भी आपका आ जाएगा 9/r। तो दिस इज द मिनिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम एनर्जी ऑफ रेडिएशन। तो पाश्चन सीरीज ये मतलब बहुत सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बिकॉज ऑलरेडी आपने ये 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, सारा वही सब डिस्कशन है। पाश्चन सीरीज बिलोंग्स टू द इंफ्रारेड रीजन। पाश्चन सीरीज जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड रीजन से बिलोंग करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो वेवलेंथ की वैल्यू निकाली 140/4/7r और 9/r, इसका हम रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं,
और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू रखकर जब आप सोल्व करते हैं वेवलेंथ की वैल्यू, तो वो वेवलेंथ की वैल्यू हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने स्टडी किया था उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड रीजन से क्या करती है, वो बिलोंग करती है। तो इसीलिए ठीक है, ब्रैकेट सीरीज एक्चुअली पार्शियल सीरीज और ब्रैकेट और फुंड, तीन सीरीज और बचती है यहाँ पे, मतलब पार्शियल के बाद दो और आती है, ब्रैकेट और फुंड। एक्चुअली सबसे पहले मेनली तो तीन ही सीरीज बताई गई थी और ब्रैकेट और फुंड बाद में बताई गई थी। तो ब्रैकेट और फुंड भी है, वैसे तो कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ब्रैकेट और फुंड क्या होती है, प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से ऑब्जर्व होती है। मतलब हम लैब में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से, तो हमें मेनली जो होती है लाइमैन पार्शियल सीरीज ही ऑब्जर्व होती है। ब्रैकेट और फुंड बहुत ही, क्योंकि उसके लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, एन की वैल्यू n1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मतलब पहले उसको एक्साइट करके 4 से ऊपर पहुंचाना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना। मेरी बात आई थिंक आपको समझ में आ रही है कि ब्रैकेट और फुल, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होती है, होती है, बुक्स में दी गई है कि टोटल 5 सीरीज बताई गई है, ब्रैकेट और फुल भी होती है। लेकिन प्रैक्टिकली अपन जब लैब में इसको करते हैं तो ब्रैकेट और फुल हमें बहुत ही मुश्किल से ऑब्जर्व होती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसके लिए इलेक्ट्रॉन को आपको 4 से ऊपर वाले लेवल पे भेजना पड़ेगा। भाई देखो, लाइमेन में तो आप उसको सेकंड में कर दो तो 2 से 1 में आ जाएगा, 3 में कर दो 3 से 1 में, ब्रेक बामर में भी 2 में आएगा तो 3 तक भेज दो। अब 4 तक भेजते भेजते क्या होना चाहिए, उसका गैप बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को पहले 4 के ऊपर भेजोगे तभी तो वो 4 में आएगा ना। भाई इलेक्ट्रॉन हायर से लेवल में आएगा तो पहले उसको 5 में, आपको एन की वैल्यू 5 में आप एक्सटेंड, तो बहुत ज्यादा उसको एक्साइटेड करना पड़ जाता है। तो इसलिए देखिए तो फुल जो है वो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं होती है। हमारे एग्जाम में भी ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ब्रैकेट और लाइमैन सीरीज, बामर सीरीज और पार्शियल सीरीज के ही आते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ ब्रैकेट और फुल के बारे में भी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये ऑब्जर्व, मैंने आपको बता दिया है कि ब्रैकेट और फुल जो है वो इतनी इजीली हमें ऑब्जर्व नहीं होती है। ठीक है, तो यदि हम ब्रैकेट की बात करें और फुंड सीरीज की बात करें, इसमें पी से स्टार्ट होता है, पी साइलेंट रहता है फुंड में, ठीक है ना। तो ये n1 की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी 4, और n2 की वैल्यू 5 6 सोन, और इसके अंदर n1 की वैल्यू हो जाएगी 5 और n2 की वैल्यू 6 7 लाइक दैट। तो अब देखो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गए। तो ये आपका ब्रैकेट और फुंड आप यहाँ पे वैल्यू रख के कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हिसाब से देखा जाए तो ये सीरीज भी इंफ्रारेड, क्योंकि इंफ्रारेड में आती है, क्योंकि इंफ्रारेड बहुत लंबा रेंज कवर करता है। इंफ्रारेड रीजन का जो रेंज होता है वो बहुत लंबा, बहुत ज्यादा रेंज होता है उसका एक्चुअली, ठीक है बच्चों। तो क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर मैंने देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा वेवलेंथ का रेंज होता है वो इंफ्रारेड का ही होता है, यू कैन सी आल्सो। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें एनर्जी लेवल्स भी बताए गए हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, एनर्जी लेवल्स। तो एनर्जी लेवल डायग्राम बना देता हूं, देखो मैं आपके लिए, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वी कैन ड्रॉ। एनर्जी लेवल डायग्राम, तो एनर्जी लेवल डायग्राम वी कैन ड्रॉ। सबसे पहले एनएस शेल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इट इज ओनली फॉर विच एटम, आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम। तो -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट, आई टोल्ड यू। अब अपन निकालते हैं सबसे पहले ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए एन की वैल्यू 1, तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर एन की वैल्यू 2 रख दे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एन इक्वल टू 2 को क्या बोल सकते हैं अपन, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ओके। तो E2 अपन मान लेते हैं, तो -13.6 अपॉन 4, तो तकरीबन -3.2 आएगा, देखिए करके एक बार, -3.4 आएगा, सॉरी 4। फिर एन की वैल्यू अपन 3 रख दें, तो E3 आ जाएगा -13.6 अपॉन 9, तो -1.8 के लगभग आएगा ये, 5 आएगा, नॉट 8, 5 आएगा। अब इसी तरह से एन की वैल्यू 4, तो वी कैन राइट E4 -13.6 अपॉन 16, तो 0.89 आएगा क्या, देखो 0.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
करेक्ट, यस 1.51 ही आता है, बिल्कुल सही है। तो लाइक दिस वी कैन पुट द वैल्यूज। तो अब अपन जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, एन की वैल्यू 1 हो गया, इसमें एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देखो ये गैप कितना कम होता जा रहा है। अब ये वाला गैप बहुत ज्यादा है ना, ये वाला गैप आपका तकरीबन 10.2, तो यहाँ पे ये गैप ज्यादा दिखता है। एनर्जी कितनी है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देखो ये वाला गैप और ये वाला गैप कम हो गया, तो इसलिए इसको अपन थोड़ा और कम कर देंगे। तो ये एन की वैल्यू क्या होगी, 3। अब ये वाला गैप थोड़ा कम कर दिया, ये ज्यादा है, क्योंकि वैल्यूज देखिए आप, उससे आपको ये वाला गैप 10.2 का और ये वाला तो 3 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट समथिंग की आएगा इसमें तो। और अब 1.51 और 0.8 का ये और कम हो गया गैप, तो ये और कम हो जाएगा, एन की वैल्यू 4। तो यहाँ पे एनर्जी आपकी रह गई 0.89, और यहाँ पे और कम रह जाएगी, हमने कैलकुलेट की नहीं, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ये गैप आपका क्या होता जाएगा, इस तरह से ही कम होता जाएगा बहुत, ठीक है। ये 5 ये 6 7 लाइक दिस, ये गैप आपका और कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे जाएंगे ये गैप कम होता जाएगा, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस आपका कम होता जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो 1 में आता है, चाहे 4 से 1 में आए, चाहे 3 से 1 में आए, चाहे 2 से 1 में आए, तो अपन बोलते हैं लाइमेन सीरीज, ठीक है। फिर सपोज मान लो इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में आए, 3 से 2 में आए, तो अपन बोलते हैं बामर सीरीज। फिर इलेक्ट्रॉन मान लो 4 से 3 में आए, तो अपन बोलते हैं पार्शियन सीरीज। 5 से भी आ सकता है लाइक। बस ब्रेकिड ऑफ फूड में यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, मैं मेनली 3 सीरीज पे ही फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ ब्रेकिड भी आता है, ओके। ब्रेकिड यू कैन शो लाइक दिस। तो in this way we can find the we can explain the hydrogen spectrum, ठीक है। तो this is all about the hydrogen spectrum। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बनता है, मैं उस क्वेश्चन का एक आपको बता देता हूँ पैटर्न क्या रहेगा, फिर वैसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस, एक टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, वो पैटर्न में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे इसमें आपको क्या बनाएगा, अलग अलग एनर्जी लेवल देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए, ये क्वेश्चंस बना रहा हूं मैं आपको, ये कोई बी हो गया, ये कोई सी हो गया, लाइक दिस। अब जैसे इसमें एनर्जी दे देगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एनर्जी दे देगा माइनस माइनस कुछ भी लिख देगा, -15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर यहाँ लिख देगा माइनस माइनस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर यहाँ लिख देगा -7.2 इलेक्ट्रॉन, कुछ भी आर्बिट्रेरी वैल्यू लिख दी। अब बोलेगा कि सपोज मान लो व्हेन इलेक्ट्रॉन सी से ए में आता है, तो जो फोटोन एमिट करेगा उस फोटोन की क्या निकालनी है आपको, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। समझ में आ गया। आपको इस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम दे देगा, उसमें ए बी सी से रिप्रेजेंट कर देगा, ए पे और वहां पे एनर्जी की वैल्यू लिख के दे देगा। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम द सी टू ए, तो इलेक्ट्रॉन जब सी से ए में ट्रांजिट करने पर रेडिएशन निकलेंगे, तो उस रेडिएशन के जो फोटोन निकलेगा उस फोटोन का वेवलेंथ बताइए क्या होगा। या कुछ भी दे सकता है, सी से ए, या क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन सी से ए में जा सकता है, सी से बी में जा सकता है, बी से ए में जा सकता है। 3 पॉसिबिलिटी पॉसिबल है यहाँ पे, तो तीनों में से कुछ भी पूछ लेगा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम सी टू ए देन व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन। और क्या बोल सकता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम बी टू ए, इलेक्ट्रॉन कैन एमिट फ्रॉम सी टू बी। तो सपोज अपन ने बोला फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन when the electron transit from when the electron transit from what we can say energy level C to A, एनर्जी लेवल सी से एनर्जी लेवल ए में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है या करेगा, तो इन दैट केस व्हाट वी कैन से, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल सी से एनर्जी लेवल ए में ट्रांजिट करेगा, तो
उसका जो फोटो निकलेगा उसकी वेवलेंथ। तो अपन क्या करेंगे, बोर की थर्ड पोस्टुलेट से क्या लिखते हैं, E2 माइनस E1 इक्वल टू है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे EC माइनस EA। देखो जहां से आ रहा है वो पहले, फिर बाद में जहां पे आ रहा है। एक्साइटेड माइनस ग्राउंड लोअर, ध्यान रखना। जैसे आप इलेक्ट्रॉन आ रहा होता C से B तो आप लिखते EC माइनस EB, B से A में आ रहा होता तो आप लिखते BEB माइनस E। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, SC बाई लैम्डा, C यानी न्यू को C बाई लैम्डा लिख दिया अपन ने। ये वैल्यू आपको गिवन होगी ऐसे क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे गिवन है -7.2 माइनस ऑफ -15.6 इक्वल्स टू HC बाई लैम्डा। तो यहां से हमारे पास HC बाई लैम्डा आ गया 15.6 माइनस 7.2, कितना आएगा बताओ। तो लैम्डा इक्वल्स टू आ जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर -34 और C का वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8। और यहाँ पे ये वैल्यू काय में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। ये वैल्यू काय में होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल में कन्वर्ट भी करना होगा। तो ये बच गया 4, 8.4 आएगा देखिए। और ये इसको अपन 1.6 इंटू 10 माइनस 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू को मैंने 1.6 इंटू, समझ में आ गया ना। लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी SC बाई दिस वैल्यू 8.4। तो इसको अब आप सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर काय में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। मीटर में क्यों आ जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को काय में कन्वर्ट कर दिया, जूल में कन्वर्ट कर दिया। देखो यस, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो इस तरह से आपको वेवलेंथ निकालनी होगी। कई बार ऐसे पूछ लेगा कि मैक्सिमम एनर्जी कौन से ट्रांजिशन से निकलेगी, C से A, B से A या C से B। तो आप उसमें कंपेयर कर लीजिए, हर का सबका न्यू निकाल लीजिए, जिसका न्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके, आप देखना बोर्ड पेपर्स में बहुत सारे मिलेंगे इस तरह के पैटर्न के। इस पैटर्न के कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन में, कि आपको एक एनर्जी लेवल डायग्राम दे देगा और उस एनर्जी लेवल डायग्राम में आपको अलग अलग एनर्जी लेवल में वैल्यू दे देगा इलेक्ट्रॉन की। और फिर आपको बोलेगा कि सपोज इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है C से B या B से A कुछ भी, और फिर वो आपको बोलेगा कि बताइए उसका वेवलेंथ क्या होगा। ओके, तो I hope that you can do this type of questions now. I think there should not be any problem. उसमें ध्यान रखने वाली बात है कि थर्ड पोस्टुलेट से होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, E2 माइनस E1 इक्वल्स टू H न्यू वाले कंसेप्ट से। हाँ बिल्कुल, सिद्धेश हमारा देखो कितना फास्ट आंसर भी निकाल दिया है। 1.5 इंटू 10 के माइनस इज वेरी गुड। इसका आंसर निकाल दिया है उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। यू आर वेरी, मींस यू आर वेरी अलर्ट एंड टेकिंग इंटरेस्ट। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन सबको समझ में आ गए हैं। किसी ने भी नो नहीं बोला है अब तक, सबने यस ही बोला है। ओके, वेरी गुड। और दो टॉपिक और बचते हैं इस चैप्टर में। एक्साइटेशन, हालांकि वो भी केमिस्ट्री में आपने पढ़ लिया होगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एक्साइटेशन पोटेंशियल, देखो वो भी आपके आता है थोड़ा इसमें। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एक्साइटेशन पोटेंशियल। आयोनाइज मतलब एटम से ही बाहर निकालना, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके प्रेजेंट एनर्जी लेवल से, प्रेजेंट सेल से अट्रैक्शन से कंप्लीटली फ्री करने के लिए जो एनर्जी देनी है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्साइटेशन एनर्जी, सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी। और इस एनर्जी को गेन करने के लिए उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर ही हम चार्ज पार्टिकल को एनर्जी दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल को एनर्जी देने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाना ही पड़ेगा आपको। तो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर। तो पहले तो एनर्जी को डिफाइन करते हैं अपन, और फिर अपन उसमें पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए न्यूक्लियाई के चारों तरफ कोई NH शेल में रिवॉल्व कर रहा है, और NH शेल में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और NH शेल में, NH शेल से ये आपको क्या करना है, इसको बाहर ही भेजना है। बाहर मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो ऐसा भेजने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। भाई ये इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियर के अट्रैक्शन से बंधा हुआ होगा ना, तो इस NH शेल में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो इसको बाउंडेड रखे हुए है।
तो इसको इन्फिनिटी यानी एटम से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई? आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई आपकी ई इन्फिनिटी, क्योंकि फाइनल क्या होगी? इन्फिनिटी माइनस ई एन। अब इस एनर्जी को हमें क्या एक्सप्रेस करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करना है, हमेशा ध्यान रखना है। तो एक्चुअली इस एनर्जी को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा पोटेंशियल निकालना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि फिर हमारा जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल यही रह जाएगा, बस वो ई हट जाएगा उसमें से। अब ये बताता हूं देखो, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ई इंफिनिटी माइनस ई एन अपॉन ई। तो अब ये ई से ही कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? वोल्ट ही रह जाएगा, ही रह जाएगा, और वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इसके लिए एनर्जी क्या है? एक्सप्रेस होनी चाहिए, इसके लिए एनर्जी एक्सप्रेस होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हमेशा याद रखना। जैसे मान लीजिए अपन हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, अभी इस चैप्टर में चल रहा है, तो अब उसकी जैसे मान लो ग्राउंड स्टेट के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या बोल रहा है? फाइंड द आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर ग्राउंड स्टेट। आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर वी कैन से ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल बताओ, यानी कि ग्राउंड स्टेट में वो रिवॉल्व कर रहा है और ग्राउंड स्टेट से उसको कहां भेजना है? एटम से बाहर भेजना है। एटम यानी न्यूक्लियर की अट्रैक्शन से फ्री करना है उसको। तो ग्राउंड स्टेट से उसको एटम के अट्रैक्शन से फ्री करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो ग्राउंड स्टेट यानी एन की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो अपन लिखेंगे ई इंफिनिटी माइनस ई वन, ये तो हो गई आपकी एनर्जी। अब ये हो गई 0, और ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होती है माइनस 13.6, तो ये हो गई प्लस 13.6। अब देखो, यदि इस एनर्जी को मैं क्या कर रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालने के लिए बस इसको अपन क्या कर देंगे? ई से डिवाइड कर देंगे, तो ई से ही कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 13.6 वोल्ट। यानी 13.6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यदि अपन हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन पे लगाते हैं। क्या समझे आप लोग? यदि अपन 13.6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन पे लगाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन फिर जो है वो उसके न्यूक्लियर के अट्रैक्शन से फ्री होकर एटम से बाहर चला जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि इस एनर्जी को आप पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो बस वही आपका क्या बन जाएगा? पोटेंशियल बन जाएगा, क्योंकि ई से ही कैंसिल हो जाएगा तो वोल्ट बन जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर। मैंने आपको एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से अपन आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब एटम से बाहर निकालने के लिए दी गई एनर्जी, और इस एनर्जी को अचीव करने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ता है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यू कैन राइट डाउन इट इफ यू शुड राइट डाउन एक्चुअली। तो ये है, तो किसी भी एनर्जी लेवल में किसी भी स्टेट से अपन उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आरती चौहान जी क्या जैम फाइल मीटिंग क्या क्या शेयर कर रहे हैं? ये व्हाट यू वांट टू शेयर, लेट अस सी। यू नीड टू एक्सेस। एक्सेस तो नहीं है भैया, आपने एक्सेस ही नहीं दिया है। हार्दिक चौहान कैसे खोलूं मैं इसको? अब हार्दिक चौहान लिख रहा है गलती से क्लिक हो गया था, मैंने इसको ऑन किया तो यार एक्सेस मांग रहा है। भैया हमारे पास आपकी पर्सनल चीजों को देखने का एक्सेस नहीं है। जब एक्सेस नहीं है तो क्यों डालते हो? या तो एक्सेस दो पहले हमको आप, कि सर आप देख लो जो देखना चाहते हो लोग। अब आप एक्सेस ही नहीं दोगे तो हम आपको कैसे देखेंगे जो फाइल आपने भेजी है? सर दिस इज यू नीड, सर फॉर दिस यू नीड जैम बोर्ड। ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी तो मेरे को आती नहीं है। तो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, जैम बोर्ड का ऑप्शन आता है, मुझे पता है, ऐसी बात नहीं है मुझे नहीं आता है। लेकिन अभी मेरा कंसंट्रेशन है पढ़ाने में ना, फिर ये टाइम हो जाएगा, फिर टॉपिक आज चैप्टर खत्म हो गया ना, ये अभी एक दो टॉपिक बच जाएंगे, क्या मतलब फालतू की। वी वांट टू फिनिश दिस चैप्टर एक्चुअली। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो अब अगला टॉपिक आता है एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब इसमें एक्साइट करना है, एक्साइट मतलब एटम से बाहर नहीं भेजना उसको, अब एक्साइटेड करना है, मतलब किसी n1 एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा है
और उसको N1 से N2 में भेजना है। मतलब एटम में ही उसको एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में भेजना है। तो ऐसा करने के लिए हमें पहले एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। और इस एनर्जी को वही अचीव करने के लिए हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन पे, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। समझ में आई बात? आयोनाइजेशन में तो बाहर ही निकालना था, एक्साइटेशन में बाहर नहीं निकालना, कहां भेजना है? किसी एक लोअर एनर्जी लेवल से एक्साइटेड एनर्जी लेवल में। जैसे ये हमारा एटम है और ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये मान लीजिए कोई N1 एनर्जी लेवल है, ये N2 एनर्जी लेवल है। अब N1 से N2 में भेजना है इसको। तो एक्साइटेशन पहले अपन लिखते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगी E2 माइनस E1। यदि इस एनर्जी को इलेक्ट्रोवोल्ट में एक्सप्रेस करेंगे तो अच्छा रहेगा, वही बात हो गई। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल आपका हो जाएगा दैट इज E2 माइनस E1 अपॉन E। तो ऐसा करने से ये क्या बन जाएगा? वोल्ट बन जाएगा, क्योंकि E से ही कट जाएगा। जैसे फिर वही बात अपन एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन की वैल्यू 1 से 2 में भेजने के लिए। यानी हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन को n इक्वल्स टू 1 से 2 में भेजने के लिए एक्साइटेशन पोटेंशियल बताओ। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी निकाल लेते हैं हाइड्रोजन एटम की। तो E2 माइनस E1 ये आपका, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे। अब मैंने अभी आपको क्या बताया? n की वैल्यू 2 रखने में क्या आया था? -3.4 और माइनस ऑफ -13.6। तो ये बन जाएगा आपका 13.6 माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये बन जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? एक्साइटेशन पोटेंशियल हो जाएगा 10.2 अपॉन ई। अब देखो ई से ही कट जाता है, तो ये क्या बच जाएगा? केवल 10.2 वोल्ट। तो 10.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दोगे, देखो कम आ गया ना 13.2 से। यस, दिवांश ने लिखा है, बिल्कुल सही है। 10.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यदि अपन लगाते हैं, ठीक है, तो अपना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा, केवल n की वैल्यू 1 से कहां चला जाएगा? n की वैल्यू 2 में चला जाएगा, ठीक है ना। और यदि 13.6 वोल्ट दे देंगे तो वो बाहर ही चला जाएगा। तो आई थिंक नाउ यू कैन फील द डिफरेंस बिटवीन एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये भी आपके दिया हुआ है, आपके बुक में दिया हुआ है। वेरी गुड। तो 33 स्टूडेंट्स आर देयर टुडे। अभी कुछ कम हो गए, अभी बीच में 38 39 बच्चे होने लग गए थे, वापिस से वही 34 35 फिक्स हो गई स्ट्रेंथ। मतलब 8-10 बच्चे जो है वो खुशी सुखवाल कुछ रेगुलर हुई थी दिवाली वेकेशन के बाद, बट अगेन शी इज रेगुलर। I don't know whether she is today or not in the class because I have not seen the names so far. Let us see. Khushi is there or not? Yes, Khushi is not there today. From the last 2-3 days, she is not there. Earlier, she was continue after Diwali vacation. Some 6-7 days she continuously attended the class, but now from last 3-4 days, I am seeing that she is not attending the class and like that. And Utkarsh Srivastava is also like that. 3-4 दिन में एक बार आके बोलता है सर मैं हूं तो सही, फिर मैसेज टाइप करता है सर मैं बैठा तो हूँ। टुडे इज देयर और नॉट? उत्तर श्रीवास्तव, मिस्टर श्रीवास्तव नहीं है, देखो आज भी नहीं है। तो कुछ बच्चे हैं जो 3-4 दिन में एक बार दर्शन देते हैं और बोलते हैं सर मैं तो रेगुलर हूँ। इसको कोई रेगुलर होना थोड़ी बोलते हैं। रेगुलर होना बोलते हैं कि आप कंटिन्यू आए, कम से कम 10-12 दिन तो आए, फिर एक आधी छुट्टी मार ली, चलो ठीक है। ठीक है, इन द सेंस मतलब वैलिड रीजन, को वैलिड रीजन होना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। जैसे कल वर्षा ने इन्फॉर्म किया, दैट वाज गुड, ठीक है ना। इफ यू इन्फॉर्म दैट देन वी कैन आल्सो सेटिस्फाई दैट द स्टूडेंट हैव सम जेन्युइन प्रॉब्लम, वी कैन नॉट अटेंड द क्लास। एंड अभी ऐसा तो है नहीं कोई आपको लीव एप्लीकेशन लिखनी है ऑनलाइन, और मैसेज भी नहीं करने में जोर आता है बच्चों को। मैसेज करने में भी नहीं जोर आ रहा है तो फिर क्या करेंगे? अभी उत्कर्ष श्रीवास्तव हुई, खुशी सुखवाल हुआ, क्या प्रॉब्लम है? जो भी प्रॉब्लम है यू कैन मैसेज द टीचर एटलीस्ट, सर वी कैन अटेंड व्हाटएवर।
और इफ यू कैन नॉट टेल देन यू कैन राइट पर्सनल, सर वी हैव अ पर्सनल प्रॉब्लम, यू कैन नॉट टेल दैट क्लास, है ना, देयर इज नथिंग। मैं कोई आपका रीजन नहीं जानना चाहता हूँ, बस मैं जानना चाहता हूँ यू हैव इन्फॉर्म्ड मी दैट यू कैन नॉट अटेंड द क्लास। तो माय डियर्स, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। एक टॉपिक और आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से बोर का सेकंड पोस्टुलेट एक्सप्लेन करना। हालांकि वो टॉपिक इस बार डिलीटेड कर दिया गया है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में अपन ने, उसका हेल्प से जो बोर का एंगुलर मोमेंटम वाला प्रिंसिपल है, NH अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू MVR, उसको डिराइव किया गया है। तो चलो थोड़ा टाइम बच रहा है तो मैं बता देता हूँ 2-3 मिनट में उसको। हालांकि वो डिलीटेड है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हमारा इस साल का सिलेबस यहीं पे खत्म होता है इस चैप्टर का। मतलब ये चैप्टर इस साल यहीं तक है। वो एक टॉपिक डिलीट किया है, मतलब केवल एटम वाले चैप्टर में से केवल एक टॉपिक को डिलीट किया है, ठीक है ना। बोर पॉस्टुलेट फ्रॉम, बोर की भी कौन सी पॉस्टुलेट, सेकंड पॉस्टुलेट फ्रॉम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से इट इज डिलीटेड, इस बार ये डिलीटेड है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि ये छोटा सा है। इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन मान लो रिवॉल्व कर रहा है एनर्जी लेवल में, तो वो बोल रहा है कि भाई, बोर बोलता है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी न तो गेन करता है न रिलीज करता है ना। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन नाइदर नीदर रिलीजेस द एनर्जी नीदर एब्जॉर्ब द एनर्जी। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उसके कारण जो, और ये इलेक्ट्रॉन एक मैटर पार्टिकल है, तो डी ब्रोगली जी कहते हैं कि भाई यदि इतनी हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 10⁻7 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, तो ये 10⁻7 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से यदि न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो वहां पे एक डी ब्रोगली वेव बननी चाहिए। उस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या बननी चाहिए, एक इस तरह से एक डी ब्रोगली वेव बननी चाहिए इस तरह से, ठीक है। तो ये डी ब्रोगली वेव जो है कैसी होनी चाहिए, स्टैंडिंग वेव होनी चाहिए। क्योंकि स्टैंडिंग वेव में क्या बताया था अपन ने कि भाई स्टैंडिंग वेव एक ऐसी वेव होती है जिसमें कोई एनर्जी का प्रोपेगेशन नहीं होता है, और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोपोगेट कर ही नहीं रहा है, बोर की पॉस्टुलेट है, थर्ड पॉस्टुलेट। तो इसीलिए डी ब्रोगली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहां जो मैटर वेव बनेगी, डी ब्रोगली वेव बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, स्टैंडिंग वेव का होगा। और इस वेव के बनने के लिए डी ब्रोगली ने बोला था कि जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है उसका सरकमफेरेंस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इसको आपको थोड़ा यार डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसको डिराइव करने के लिए थोड़ी हाई लेवल की क्वांटम मैथमेटिक्स चाहिए होती है, जो भी हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है ना। कि इन स्टैंडिंग वेव्स के फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन से जो स्टैंडिंग वेव बनेगी, मैटर वेव, डी ब्रोगली वेव, उसके फॉर्मेशन के लिए 2 π r n लैम्डा होना चाहिए। मतलब ऑर्बिट की सरकमफेरेंस, सर्कुलर ऑर्बिट लेके चल रहे हैं अपन यहाँ पे, दैट शुड बी n लैम्डा। इसको डायरेक्ट याद करना है। और एक डी ब्रोगली जी कहते हैं लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, h अपॉन पी। तो यहां से लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 π r/n। तो ये भी लैम्डा दोनों को इक्वेट कर दो, तो h अपॉन पी हो जाएगा 2 π r/h। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, 2 π r, और p को लिख दो mv, p को क्या लिख दो, mv। तो आ गया ना। सॉरी ये n है, n और एक जैसे लग रहे हैं मेरे, है ना, n, ये n है, ये h है, ये तो h है और ये n है, ठीक है ना। तो NH अपॉन NH इक्वल्स टू हो गया mv इंटू 2 π r। तो आ गया ना, देखो बोर की सेकंड पोस्टुलेट आ जाती है यहाँ से हमारी एक्चुअली। अच्छा टॉपिक है स्टूडेंट, इससे हमें बोर का सेकंड पोस्टुलेट का आइडिया मिल जाता है। तो इस तरह से अपन इसको डिराइव कर सकते हैं। इसको डिलीट कर दिया गया है इस बार आपके, मैंने देखा था सिलेबस, इसका नाम नहीं, इस टॉपिक को नहीं लिखा गया है, ठीक है, फिर मैंने बता दिया। तो अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली, अरे रुको रुको, आज की फोटो तो ली नहीं मैंने। फॉर योर अटेंडेंस पर्पस आई हैव नॉट टेकन द स्क्रीन शॉट ऑफ योर नेम सो फार। आंचल शर्मा आ गई है आज, ये भी एक 2-4-5 दिन में एक बार तो गायब हो ही जाती है, कभी भी उसका मन नहीं करता पढ़ने का कई बार। आकृति आ रही है रोज आजकल, पहले नहीं आती थी, अभी आने लगी। हर्षा गुजर, कोई बच्चे रेगुलर है।
हाँ नहीं, एग्जाम में बोर्ड में नहीं आएगा, कंपटीशन में आ सकता है। नहीं सर, फॉर्मूले में NH अपॉन 2 पाई आएगा। क्या नहीं आएगा? NH अपॉन, अच्छा R नहीं आएगा, यस यस, सॉरी सॉरी, हाँ NH अपॉन 2 पाई आएगा, यस यू आर राइट, मैंने गलती कर दी। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा चैप्टर एटम वाला फिनिश हुआ, और एक प्रॉब्लम शीट में हम भेजेंगे। मैंने कल प्रैक्टिकल भेजा है प्रिज्म वाला, एंगुलर मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म, उसको एक शीट बनती है, वो शीट तो ये बनेगी जब आप लैब में प्रैक्टिकल करने आएंगे, तो उसको आप लिख लीजिए एक बार बस, जो हम लिख रहे हैं, है ना, बाकी हम कुछ कर नहीं सकते उसमें। देखते हैं, एक्चुअली आपकी जो क्लासेज हैं वो सारी